नमस्कार, ज्ञान विज्ञान के इस नए अंक में आपका स्वागत है। ज्ञान विज्ञान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और शोध की दुनिया के सभी महत्वपूर्ण समाचार लेकर उपस्थित होते हैं। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या कपूर। सबसे पहले देखते हैं इस हफ्ते की सुर्खियां। इसरो ने अंतरिक्ष यान PSLV C41 द्वारा भारतीय नेविगेशन उपग्रह IRNSS-1I का सफल प्रक्षेपण किया। विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड एवं वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के संयुक्त उपक्रम सेंटर फॉर प्रिसिजन एंड कंजर्वेशन फार्मिंग मशीनरी की लुधियाना में 11वीं वार्षिक बैठक संपन्न। नई तकनीकियों के विकास पर विचार विमर्श। उत्तर पूर्वी भारत में विज्ञान प्रसार के साई कनेक्ट 2018 विज्ञान क्विज कार्यक्रम का पंजीकरण प्रारंभ। उत्तर पूर्व के युवाओं में वैज्ञानिक अभिरुचि प्रोत्साहित करने का प्रयास। कोलन कैंसर या कोलोरेक्टल कैंसर के उपचार के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में डॉक्टरों ने नई तकनीकी विकसित की। सर्जरी के दौरान पेट में गर्म कीमोथेरेपी का प्रवाह। 12 अप्रैल 2018 को PSLV C41 द्वारा इसरो ने IRNSS-1I नेविगेशन उपग्रह का श्रीहरिकोटा के सतीश धवन केंद्र से सफल प्रक्षेपण किया। ये उपग्रह IRNSS-1A का स्थान लेने के लिए प्रक्षेपित किया गया है, जो नाविक के 7 उपग्रह समूहों में से एक है। इस उपग्रह में लगी 3 रूबिडियम परमाणु घड़ियों के काम करना बंद करने के कारण नए उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया है। पेश है ज्ञान विज्ञान की रिपोर्ट। 12 अप्रैल 2018 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से IRNSS-1A का स्थान लेने के लिए PSLV C41 अंतरिक्ष यान द्वारा भारत के नवीनतम नेविगेशन उपग्रह IRNSS-1I का सफल प्रक्षेपण किया गया। IRNSS-1I 8वां नेविगेशन उपग्रह है जो भारतीय क्षेत्रीय नौवाहन उपग्रह प्रणाली के अंतर्गत IRNSS-1H का विकल्प है। 31 अगस्त 2017 को प्रक्षेपित ये उपग्रह PSLV अंतरिक्ष यान से निकलकर अपनी कक्षा में स्थापित होने में असफल रहा था, क्योंकि प्रक्षेपण के बाद ऊष्मारोधी कवच अलग नहीं हो पाया था। भारतीय क्षेत्रीय नौवाहन उपग्रह प्रणाली के अंतर्गत इसरो ने 7 उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं। इन 7 उपग्रहों में 3 2016 में, 1 2015 में तथा शेष 3 2014 तथा 2013 में प्रक्षेपित किए गए थे। पिछले वर्ष जनवरी में खबर आई कि IRNSS-1A उपग्रह में लगी तीनों रूबिडियम घड़ियों ने काम करना बंद कर दिया है। ये घड़ियां किसी भी स्थिति की जानकारी देने के लिए महत्वपूर्ण थीं, इसलिए इसरो के लिए उन्हें बदलना अनिवार्य हो गया था। I am extremely happy to announce 43rd PSLV mission, this PSLV C41, precisely injected the 8th navigation satellite of India in the Navig constellation, that is IRNSS-1I, precisely into the targeted orbit. IRNSS के 3 उपग्रह भू स्थिर कक्षाओं में हैं। ये कक्षा गोलाकार है तथा उपग्रहों को धरती से एक निश्चित दूरी पर बनाए रखती है और वो हर समय एक जगह स्थिर दिखते हैं। अन्य 4 उपग्रह भू समकालिक कक्षाओं में स्थित हैं, जो धरती के अक्ष से एक सुनिश्चित कोण पर अंडाकार कक्षा है। IRNSS एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है, जिसे भारत ने अमेरिका के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के आधार पर तैयार किया है। भारतीय GPS प्रणाली उपयोगकर्ताओं को भारत के भीतर तथा देश की सीमा से बाहर 1500 किलोमीटर के क्षेत्र में किसी भी स्थिति की सटीक जानकारी देने के लिए तैयार की गई है। आम लोगों को इस प्रणाली से क्षेत्रीय तथा समुद्री नेविगेशन में मदद मिलेगी, आपदा प्रबंधन के समय सटीक जानकारी प्राप्त हो सकेगी तथा वाहन चालकों को वाहन तलाशने और नेविगेशन में सहायता मिलेगी। भारतीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली विकसित करने का एक मुख्य कारण है रक्षा मामलों में इस पर सटीक निर्भरता। हालांकि इस कार्य के लिए अमेरिकी GPS तथा रूस की ग्लोनास प्रणाली भी उपलब्ध है, लेकिन 1999 में कारगिल युद्ध के समय जब भारतीय सेना युद्ध क्षेत्र में दुश्मनों की स्थिति जानने के लिए अमेरिकी GPS का उपयोग करने में असमर्थ रही थी, तो इसरो ने IRNSS प्रणाली को विकसित करना आरंभ किया था। GSAT-6A से संपर्क टूटने तथा इससे दोबारा संपर्क जोड़ने की लगातार कोशिशों के बीच
इसरो इस वर्ष अन्य उपग्रह प्रक्षेपित करने के लिए प्रयासरत है। IRNSS-1I के प्रक्षेपण के साथ ये उम्मीद की जा रही है कि 7 उपग्रहों का समूह सुचारू रूप से अपना कार्य आरंभ कर देगा तथा भारतीय उपमहाद्वीप में नेविगेशन की सूचनाएं प्रदान करेगा। विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड के अंतर्गत कार्यरत CSIR केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान लुधियाना ने सेंटर फॉर प्रिसिजन एंड कंजर्वेशन फार्मिंग मशीनरी या CPCFM के प्रबंधन सलाहकार समिति की 11वीं बैठक आयोजित की। इस संस्थान ने अन्य उपकरणों के अलावा प्रिसिजन प्लांटर फॉर वेजिटेबल क्रॉप्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक नोजल फॉर एग्रीकल्चरल एप्लीकेशंस इत्यादि तकनीकियों का विकास किया है। इन मशीनों के कारण विभिन्न कृषि व्यवस्थाओं का उत्पादन बढ़ाने में मदद मिली है। पेश है लुधियाना से ज्ञान विज्ञान की विशेष रिपोर्ट। भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश की विशाल जनसंख्या अपने जीवन यापन के लिए कृषि पर निर्भर करती है। आज भारत में दुनिया का सर्वाधिक कृषि उत्पादन होता है। नई तकनीकों के प्रयोग के बिना ये मुकाम प्राप्त करना संभव नहीं था, जिनके कारण अनाज की गुणवत्ता तथा मात्रा में वृद्धि हुई है। हाल ही में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कार्यरत सेंटर फॉर प्रिसिशन एंड कंजर्वेशन फार्मिंग मशीनरी अथवा CPCFM केंद्र के सलाहकार प्रबंधन समिति की 11वीं बैठक का आयोजन किया। CPCFM उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के कार्यक्रम में शोध को प्रोत्साहित करने के लिए गठित किया गया है, जिसका गठन विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड तथा भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने संयुक्त रूप से किया है। बैठक का मुख्य उद्देश्य अनाज की उत्पादकता तथा किसानों की आमदनी बढ़ाने हेतु कृषि के मशीनीकरण के लिए नए तकनीकों के विकास पर चर्चा करना था। CPCFM ने शोध करने तथा किसानों की समस्याओं को देखते हुए विकास गतिविधियों के लिए कई कृषि विश्वविद्यालयों तथा उद्योगों से सहयोग किया है। Our institute is known for the first tractor which was launched. The name was the Swaraj tractor, which was inaugurated by Prime Minister Indira Gandhi. We have been known for the tractor technology. It is a farmer-centric. We do a lot of work for the villagers, common people, and this institute has developed more than 100 technologies. In recent past, we have transferred almost 33 technologies to number of small-scale industries, so that the unemployment can be reduced. बैठक के बाद उद्योगपतियों ने पंजाब स्टेट एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के वैज्ञानिकों के साथ मुलाकात की। इस सत्र में वैज्ञानिकों द्वारा विकसित कृषि शोध तकनीकियों पर उद्योगपतियों के साथ विचार विमर्श किया गया। चर्चा की विषय वस्तु में बेहतर डिजाइन, त्वरित नमूने, इंजीनियरिंग दस्तावेजीकरण, उच्च तकनीक युक्त उपकरण तथा उद्योगों का उत्पाद बढ़ाने के उपाय शामिल थे। लुधियाना में इसे सेंटर बनाने का भी कुछ कारण थे और सबसे बड़ा कारण था, 2 कारण सबसे बड़े थे। एक तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का इधर होना, दूसरा इधर पे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर्स, कॉम्पिटेंट स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर्स जो कि जिनको हम तो ये सोचते हैं और कर भी रहे हैं कि इनको कुछ भी दे दो ये बना लेते हैं। इन्होंने अपनी लैब में, अपनी छोटी सी वर्कशॉप में एक इंजन को बना लिया कम्बाइन हार्वेस्टर के। CPCFM के अंतर्गत खेती और अंतर कृषि, बुआई और रोपण, सिंचाई और कटाई जैसे कृषि के अवयवों को बेहतर बनाने के लिए कई तकनीकें विकसित की गई। इसके अतिरिक्त ये किसानों को कृषि कचरे की परिशुद्धता तथा संरक्षण और उनके उपयोग के विषय में भी सीख देती है। इस दौरान अन्य उपकरणों के अलावा सब्जी के बीजों की उचित बुवाई के लिए 3 पंक्तियों में बोने की सटीक मशीन भी प्रदर्शित की गई। इन तकनीकियों का विकास लंबे समय में कृषि समाज के लिए लाभदायक साबित होगा और देश के किसानों को कई परेशानियों से छुटकारा दिलाएगा। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक से वापस लौटने पर हम आपको ले चलेंगे त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, जहां साई कनेक्ट 2018 विज्ञान क्विज कार्यक्रम के पहले चरण की शुरुआत हुई। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। देश की सर्वोच्च पंचायत में जनहित के मुद्दों पर होने वाली चर्चा पर आधारित कार्यक्रम
संसद संवाद में आप सभी का स्वागत है। मजदूरों के भुगतान को पारदर्शी, सुनिश्चित, सुरक्षित और तय समय पर उपलब्ध कराने के लिए वेतन भुगतान संशोधन विधेयक 2017 को संसद के मॉनसून सत्र में राज्यसभा में मंजूरी दे दी गई। If it is applicable to unorganized sector, there are problems. The unorganized workers, sir, they don't have identity cards, sir, and without that, how can they have access to banking system? My major concern will be unorganized sector. Unorganized sector, which constitute 93% of the workforce. Approximately in the country, Vice Chairman, sir, the 40 crore people are there. For agriculture worker to all other unorganized workers, we are going to give a U-Win card. A U-Win card, which will be portable, and this will give an identity card, and this is going to avail all the social security benefit to the workers. देखिए संसद संवाद सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। इस बार उत्तर पूर्वी भारत के उत्साही युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए अभिनव विज्ञान क्विज कार्यक्रम साई कनेक्ट का दूसरा वर्ष है। विज्ञान प्रसार का ये प्रयास 8वीं तथा 9वीं कक्षा के छात्रों में विज्ञान के प्रति अभिरुचि बढ़ाने के साथ साथ उत्तर पूर्वी भारत के मेधावी छात्रों को दुनिया के समक्ष प्रस्तुत करना है। इस वर्ष साई कनेक्ट की मेजबानी पिछले वर्ष का विजेता त्रिपुरा राज्य कर रहा है। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले स्कूलों को अपने संबंधित राज्यों के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद में पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण की अंतिम तिथि 25 मई है। साई कनेक्ट भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के छात्रों के लिए एक अनोखा विज्ञान क्विज कार्यक्रम है। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य उच्च प्राथमिक से माध्यमिक कक्षा के छात्रों के बीच रोजमर्रा के जीवन में विज्ञान के महत्व को समझाना है। ये प्रतियोगिता दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों को नवीन विचारों को सामने लाने का अवसर प्रदान करती है। इसका आरंभ भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्यरत स्वायत्त शासी संस्थान विज्ञान प्रसार ने किया है, जिसका लक्ष्य 8वीं तथा 9वीं कक्षा के छात्रों में विज्ञान के प्रति अभिरुचि पैदा करना है। साई कनेक्ट विज्ञान क्विज प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक स्कूलों को अपने क्षेत्र के राज्य एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद में 25 मई 2018 तक पंजीकरण कराना होगा। विज्ञान प्रसार प्रत्येक स्कूल को संबंधित राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के माध्यम से फिल्मों का एक सेट प्रदान करेगा। प्रत्येक सेट में अंग्रेजी में 24 से 27 मिनट की 33 फिल्में होंगी, जैसे एक रेडियो टेलीस्कोप कैसे काम करता है, रसायन विज्ञान की दुनिया और भारतीय मौसम विज्ञान की उपलब्धियां इत्यादि। इन फिल्मों के माध्यम से जीव विज्ञान, भौतिकी, गणित, सामान्य विज्ञान तथा रसायन विज्ञान के विभिन्न विषयों को रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इन फिल्मों को आप विज्ञान प्रसार के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। साई कनेक्ट 2018 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन 10 और 11 अप्रैल को शहीद भगत सिंह युवा छात्रावास में किया गया। उद्घाटन समारोह के बाद प्रश्न बैंक की तैयारी बैठक का आयोजन किया गया, जहां विशेषज्ञों की टीम ने मिलकर आने वाले विज्ञान क्विज प्रतियोगिता की प्रश्नावली पर चर्चा की। Last year we did this program and it was conducted very well. Around 6,000 students participated in this program, and Tripura was the team who won the trophy of Sai Connect 2017. Around 20 experts from different part of the country are invited to prepare a question bank. So when this question bank will be prepared, then immediately we will launch a program in different state. साई कनेक्ट क्विज प्रतियोगिता 3 चरणों में आयोजित की जा रही है। पहले चरण में पंजीकरण, फिल्मों का प्रदर्शन तथा वस्तुनिष्ठ लिखित क्विज शामिल है। इस चरण में बहुविकल्पी प्रश्नों की परीक्षा होगी, जिनमें CBSE सिलेबस से 40% तथा विज्ञान प्रसार की उपलब्ध कराई गई फिल्मों से 60% प्रश्न होंगे। पिछले वर्ष पहले चरण में 15 छात्रों का चयन हुआ था, लेकिन इस वर्ष प्रथम चरण में प्रत्येक राज्य से चयनित होने वाले छात्रों की संख्या बढ़ाकर 30 कर दी गई है। इस प्रकार 2018 में कुल 240 छात्रों को वैज्ञानिक प्रयोगों में भाग लेने का अवसर दिया जाएगा, जबकि प्रत्येक राज्य के सर्वश्रेष्ठ 15 छात्र सीधे लाइव क्विज प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगे।
पहला चरण उत्तर पूर्व के सभी 8 राज्यों यानी मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, आसाम, सिक्किम तथा मेघालय में संपन्न होगा। प्रथम चरण में चयनित छात्र दूसरे चरण में वैज्ञानिक प्रयोगों तथा लाइव क्विज प्रतियोगिता में भाग लेंगे, जिसका प्रसारण उत्तर पूर्व के सभी राज्यों में स्थित दूरदर्शन केंद्रों द्वारा किया जाएगा। दूसरे चरण का आयोजन मिजोरम तथा सिक्किम में किया जाएगा, जिन्होंने साई कनेक्ट 2017 में दूसरा तथा तीसरा स्थान प्राप्त किया था। तीसरा चरण साई कनेक्ट लाइव क्विज प्रतियोगिता का फाइनल होगा। साई कनेक्ट 2018 के फाइनल में प्रत्येक राज्य की एक टीम भाग लेगी, जिनमें पहली, दूसरी तथा तीसरी सर्वश्रेष्ठ टीमों को पुरस्कृत किया जाएगा। विजेता टीम को प्रतिष्ठित साई कनेक्ट विजेता ट्रॉफी के अलावा नगद पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाएगा। The Sai Connect 2018 is different from 2017 because in Sai Connect 2018 this year we are selecting 30 participants as compared to last year we selected only 15. This year we are preparing a question bank dedicated for science quiz competition to be held in Sai Connect 2018. पिछले वर्ष साई कनेक्ट प्रतियोगिता को भारी समर्थन मिला और विज्ञान क्विज प्रतियोगिता में 6000 से अधिक छात्रों ने भाग लिया। गुवाहाटी में हुए साई कनेक्ट की फाइनल प्रतियोगिता में त्रिपुरा की टीम विजयी रही। फिलहाल साई कनेक्ट की रोलिंग ट्रॉफी त्रिपुरा टीम के पास है, जो साई कनेक्ट 2018 के विजेता के पास जाएगी। अगर आप पिछले वर्ष साई कनेक्ट प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सके तो इस वर्ष 25 मई से पहले पंजीकरण अवश्य कराएं। अधिक जानकारी के लिए विज्ञान प्रसार की वेबसाइट www.vigyanprasar.gov.in देखें। शरीर के किसी भी भाग में कोशिकाओं के अनियंत्रित विकास को कैंसर कहते हैं। कैंसर के प्रकार, उसका स्तर, उसका फैलाव तथा मरीज के स्वास्थ्य के आधार पर बीमारी की चिकित्सा की जाती है। चिकित्सा का उद्देश्य बिना सामान्य कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाए अधिक से अधिक कैंसरग्रस्त कोशिकाओं को समाप्त करना है। नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के कैंसर चिकित्सा विज्ञानियों ने पेट में कैंसर के इलाज के लिए देश में अपनी तरह की पहली कीमोथेरेपी प्रणाली विकसित की है। पेश है ज्ञान विज्ञान की ये रिपोर्ट। कैंसर तब होता है जब शरीर की सामान्य नियंत्रण प्रणाली काम करना बंद कर देती है। इस स्थिति में कोशिकाएं मरती नहीं हैं, बल्कि उनकी संख्या में वृद्धि होती है और एक ही जगह अनियमित रूप से जमा हो जाती है। ये अतिरिक्त कोशिकाएं ऊतक का एक समूह बनाती है, जिसे ट्यूमर कहा जाता है। आमतौर पर ट्यूमर 2 प्रकार के होते हैं। पहला एक ठोस समूह होता है जो किसी खास जगह पर बनता है, जिसे ठोस ट्यूमर कहते हैं। वहीं दूसरे प्रकार के ट्यूमर में अपने आसपास के ऊतक को संक्रमित करने या उनमें शामिल होने की क्षमता होती है। ये बाहरी ऊतकों को भी तेजी से प्रभावित करते हैं। इन्हें असाध्य या उग्र ट्यूमर कहते हैं। इनकी अधिकांश उपचार प्रक्रिया में सर्जरी, कीमोथेरेपी और विकिरण चिकित्सा शामिल होती है, जो दर्दनाक होती है। लोगों को इलाज के दौरान काफी पीड़ा होती है। एम्स के सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के प्रमुख डॉक्टर SVS देव के नेतृत्व में ऑन्कोलॉजिस्ट के एक समूह ने पेट से संबंधित कैंसर के लिए एक नए कीमोथेरेपी डिलीवरी सिस्टम को सफलतापूर्वक विकसित किया है। This group of cancers, which we call peritoneal surface malignancies, they grow along the lining of the abdominal cavity. So they don't penetrate, they don't spread into the blood, but they grow along the peritoneal surfaces. And till now, majority of these patients used to present with a very advanced stage of disease, and many of them were not even offered major surgeries because they spread to the whole abdomen and chemotherapy was not working. So say 10 years back, there was no treatment for these patients. So majority of them used to die in 6 months to 1 year time if there is not offered any treatment. सामान्य तौर पर ज्यादातर कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी को एक पसंदीदा उपचार माना जाता है। कीमोथेरेपी में कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए सर्जरी के बाद दवाओं को नसों में चढ़ाया जाता है, लेकिन इसमें एकमात्र कमी कीमोथेरेपी वाली दवाएं होती है, जिन्हें उच्च मात्रा में नहीं दी जा सकती, क्योंकि ऐसा करने से शरीर की सामान्य कोशिकाओं पर बुरा असर हो सकता है। चिकित्सकों का दावा है कि इस नई तकनीक का उपयोग करके वे कीमोथेरेपी दवाओं के हाई डोज दे सकेंगे, जिससे मरीजों के जीवित रहने की दर में महत्वपूर्ण सुधार होगा।
इस तकनीक को हाइपोथर्मिक इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरेपी या HIPEC नाम दिया गया है और एम्स में इसे सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है। HIPEC को प्रत्यक्ष कीमोथेरेपी भी कहा जाता है। इसमें दवाओं को एक निश्चित तापमान पर गर्म किया जाता है और फिर कैंसर से प्रभावित शरीर के हिस्सों में इंजेक्ट करते हैं। इस नई तकनीक का उपयोग करके जीवित रहने के समूचे दर में 30 से 40% का सुधार हुआ है, बशर्ते कि यह इलाज एक ऐसे केंद्र में हुआ हो जहां पर कुशल और अनुभवी प्रोफेशनल हो। बड़ी आंत के कैंसर के इलाज में अब तक इस तकनीक की उपयोगिता साबित हुई है। यह कैंसर आमतौर पर पुरुषों को होता है। इस इलाज की कामयाबी ने अंडाशय कैंसर के इलाज के दरवाजे खोल दिए हैं। यह बीमारी महिलाओं को होने वाली तीसरी सबसे सामान्य बीमारी है। इस नई तकनीक के साथ कैंसर के इलाज की दिशा में एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर SVS देव और उनकी विशेषज्ञ टीम की यह कोशिश लंबा सफर जरूर तय करेगी। इससे कैंसर से पीड़ित मरीजों की जीवन रक्षा दर को सुधारने में मदद मिलेगी। यहाँ रुकते एक और छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे देश और दुनिया के कुछ और नए वैज्ञानिक खोज। तो देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राज्यसभा टीवी में। मैं हूं श्याम सुंदर। मैं भी भारत की इस विशेष श्रृंखला में हम भारत की आदिम जनजातियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मैं भी भारत, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और आइए अब तेज रफ्तार से नजर डालते हैं देश और दुनिया की कुछ और दिलचस्प वैज्ञानिक गतिविधियों पर। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अंतर्गत चेन्नई स्थित केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान या CISR CLRI के शोधकर्ताओं ने जानवरों के बेकार ऊतकों से प्रोटीन निकालकर घाव भरने और इंसानों के ऊतकों की मरम्मत की विधि विकसित की है। शोधकर्ताओं ने पाया कि मज्जा के कई प्रकार के ऊतक आहार योग्य नहीं होते, लेकिन जैव चिकित्सकीय कार्यों के लिए कोलेजन पर आधारित उत्पादों के रूप में प्रयुक्त हो सकते हैं। कोलेजन चमड़ी तथा जोड़ों के कई ऊतकों में प्रोटीन का मुख्य ढांचा होता है। शोधकर्ताओं ने पाया कि कोलेजन ऊतकों के मरम्मत में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ये अध्ययन RSC एडवांसेस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। डॉक्टर रेणु स्वरूप को जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले वह जैव प्रौद्योगिकी विभाग में वरिष्ठ सलाहकार के तौर पर कार्यरत थीं। डॉक्टर रेणु स्वरूप ने प्रोफेसर आशुतोष शर्मा के स्थान पर जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है, जिन्हें प्रोफेसर K विजयराघवन के बाद इस विभाग का प्रभार दिया गया था। रेणु स्वरूप जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद यानी बायरैक के प्रबंध निदेशक के रूप में भी कार्यरत हैं। बायरैक भारत सरकार द्वारा जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में छोटे और लघु उद्योगों में नवोन्मेष और शोध कार्य को प्रोत्साहन देता है। अमेरिका में टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने रक्तस्राव रोकने तथा तेजी से घाव भरने के लिए इंजेक्शन से पट्टी करने की विधि विकसित की है। ये पदार्थ गाढ़े तरल के रूप में है जो गंभीर अंदरूनी घावों को भरता है। समुद्री शैवाल से प्राप्त कप्पा कैरेजिनन नामक गाढ़ा करने वाला पदार्थ का उपयोग कर शोधकर्ताओं ने इंजेक्शन देने योग्य हाइड्रोजेल विकसित किया है। ये शोध एक्टा बायोमटेरियल पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। शोधकर्ताओं ने व्यूमिंग के ढलानों पर 4 आंखों वाली छिपकली का अवशेष खोज निकाला है जो तकरीबन 4 करोड़ 90 लाख वर्ष पूर्व हुआ करती थी। शोधकर्ताओं का मानना है कि जबड़ा युक्त स्तनपाइयों में इस विशेषता के साथ अभी तक की जानकारी में ये एकमात्र जीव है। ये अवशेष विलुप्त हो चुके सानिवा एंसीडेंस नामक छिपकली के हैं। वर्तमान समय में पाए जाने वाले कई स्तनपाइयों जैसे कछुओं, गिरगिट तथा मछलियों में सिर के ऊपर तीसरी आंख होती है जो उन्हें दिशा की जानकारी देने तथा उनकी जैविक घड़ी को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन जबड़ा रहित तंबू मछली के अलावा विलुप्त छिपकली ही एकमात्र स्तनपाई जीव है जिसमें 2 अतिरिक्त आंखें पाई जाती है। यह अध्ययन करंट बायोलॉजी जर्नल में प्रकाशित हुआ है।
10 अप्रैल को भारतीय विज्ञान अकादमी ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय तथा विज्ञान प्रसार के साथ संयुक्त रूप से जेएनयू परिसर स्थित स्कूल ऑफ फिजिकल साइंसेज में एक संगोष्ठी का आयोजन किया है। संगोष्ठी की विषय वस्तु मार्चिंग विद द साइंस इश्यूज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, डाइवर्सिटी एंड डेमोक्रेसी थी। संगोष्ठी में बात उभर कर सामने आई, किसी विशेष क्षेत्र के वैज्ञानिक अकेले पेचीदे समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते तथा इसके लिए विभिन्न विषयों के वैज्ञानिकों को मिलकर बहुअनुशासनात्मक तरीके से वैचारिक सुनिश्चित प्रणाली को अपनाना होगा, जो विशिष्ट अनुशासन से आगे बढ़कर समस्या का समाधान कर सके। इसमें पर्यावरण से जुड़े मुद्दे, जैव विविधता, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा तथा पारिस्थितिकी इत्यादि शामिल है। और विज्ञान के इतिहास में इस हफ्ते हम याद कर रहे हैं कि चंद्रशेखरन को, जिनका जन्म 21 नवंबर 1920 में आंध्र प्रदेश में हुआ था। वो 20वीं सदी के प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ थे। चंद्रशेखरन को अंक सिद्धांत तथा गणितीय आकलन पर शोध के लिए याद किया जाता है। वे मुंबई स्थित टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान में गणित विभाग के संस्थापक थे। उन्होंने 1960 में मुंबई विश्वविद्यालय में भी गणित विभाग का गठन किया। प्रोफेसर चंद्रशेखरन ने गणित की पुस्तक फोरियर ट्रांसफॉर्म्स का सोलोमन वॉचनर तथा टिपिकल मीन्स का मीनाक्षी सुंदरम के साथ सहलेखन किया। इसके अतिरिक्त वे इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी की पत्रिका के संपादक भी थे। उन्हें प्रसिद्ध शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, पद्मश्री तथा रामानुजन मेडल से सम्मानित किया गया। 2012 में चंद्रशेखरन को अमेरिकी मैथमेटिकल सोसाइटी का सदस्य बनाया गया। 13 अप्रैल 2017 को 96 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया, लेकिन गणित के क्षेत्र में उनके योगदान पीढ़ियों तक लाभदायक साबित होंगे। तो इस सप्ताह के ज्ञान विज्ञान के एपिसोड में इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने विचार जरूर भेजें। आप अपने सुझाव हमें हमारे ईमेल पते news@vigyanprasar.gov.in पर भेज सकते हैं। आप पत्र द्वारा भी हमें सुझाव भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, C24, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। तो अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे विज्ञान की नई खोज, आविष्कार और समाचार के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।